जब तक चौटाला साहब थे तब तक मैं ये कहता था कि ये निर्णय करना बड़ों का काम है। मुझे तो जिस दिन वो कहेंगे मैं पैदल चल करके उनके पास जाऊंगा। पार्टी का झंडा भी तुम्हारा, डंडा भी तुम्हारा, फंड भी तुम्हारा, ये विधायक भी तुम्हारे। हम तो अपना नया गर्व सहेंगे। दुष्यंत और दिग्विजय को पार्टी से निष्कासित करने का फैसला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया जी। अगर उस दिन वो एक सेंटेंस वहां बोल देते, अब उन्हें समझ में आया है कि किसका दोस्त था। आज हमें वही लोग जो हाथ हिलाते थे, दूर से हमें नकारते थे, हमारे से बात करना भी पसंद नहीं करते थे, वही कहते हैं नहीं भाई आपका कसूर नहीं था। मेरे पास तो टेलीफोन आया था चित्र खाने वाले का। चित्र खाने वाले का आया था? उसी ने कहा था भी मेरे मारे। अच्छा। उसी ने मेरे को टेलीफोन करके मेरे से माफी मांगी। आपसी कलह नहीं, सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जिन्होंने स्वयं अपने ही लोगों को हरवाने का काम किया। किस चीज में कहते हैं कि वो पर्ची और खर्ची नहीं चलती। मुझे आप एक CLU लेके दिखा दें प्रदेश में कहीं पे भी, बाकायदा हर जिले में रेट फिक्स हैं। इन्होंने हर जिला मुख्यालय पे ये 5 स्टार होटल खोल रखे हैं। ऑफिस नहीं, 5 स्टार होटल खोल दिए। टेलीफोनिकली यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों को, शराब के ठेकेदारों को, बड़े बड़े बिल्डर्स को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को टेलीफोनिकली धमकी दे करके उनसे अवैध वसूलियां करने का काम करती। नमस्कार दोस्तों, सिरसा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सिरसा पॉडकास्ट के आज के हमारे जो खास मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ताऊ देवीलाल के परिवार के किसानों के मसीहा कहे जाने वाले और JJP सुप्रीमो चौधरी अजय सिंह जी चौटाला। चौधरी साहब, सिरसा पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपकी जुलाना रैली जो है वो बहुत सफल रही। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हालांकि आप एक राजनीतिक परिवार से हैं, आपको राजनीति की सबसे ज़्यादा प्रेरणा किन से मिली? चौधरी देवीलाल जी की उंगली पकड़ करके राजनीति सीखी थी और मुझे बहुत लंबे समय तक व्यक्तिगत तौर पे उनके साथ रहने का मौका मिला और उन्हीं से सब कुछ सीखा है। चौधरी साहब, 9 दिसंबर 2018 को आपने JJP का गठन किया। जब आपने JJP का गठन किया तब आपके मन में किस तरह की विचारधारा चल रही थी? हमारी विचारधारा तो सदैव चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा है और हमारी पार्टी का नाम भी जननायक उन्हीं के उस पे विचारों पे, उनकी सोच पे रखा गया है। चौधरी साहब, 2019 के विधानसभा चुनाव में जब JJP का गठन हुआ, 10 महीने बाद ही आपकी JJP पार्टी 10 सीटें लेकर BJP के साथ मिलकर सरकार बनाती है जी। और 2024 में आपको एक सीट भी नहीं मिल पाती जी। उसकी पीछे की मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? मुख्य कई कारण रहे, उसमें प्रमुख कारण जो था वो किसान आंदोलन रहा। किसान आंदोलन का खामियाजा सबसे ज़्यादा हमें भुगतना पड़ा, जबकि हमारा उसमें कतई कोई फॉल्ट नहीं था। किसान के लिए जो बिल बनाए गए वो केंद्र की सरकार ने बनाए थे। ना हमारा कोई लोकसभा में मेंबर था, ना हमारा कोई राज्यसभा में था, ना हमारा उसको कोई बनवाने में योगदान था, ना हमने कभी उसको सपोर्ट किया, जबकि सारा का सारा ठीकरा जो है वो हमारे ऊपर फूटा। चौधरी साहब, राजनीति में रहते हुए आपको सबसे कठिन फैसला कौन सा लेना पड़ा? देखो, राजनीति में अनेक बार कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं। जब पार्टी बाइफरकेट हुई और मैंने जींद में एक मीटिंग की थी जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे पार्टी के गठन से पहले जी। मैंने उसी दिन अनाउंस किया था सार्वजनिक तौर पे कि पार्टी का झंडा भी तुम्हारा, डंडा भी तुम्हारा, फंड भी तुम्हारा, ये विधायक भी तुम्हारे। हम तो अपना नया गर्व सहेंगे। एक बहुत बड़ा फैसला था, जबकि अनेक राजनीतिक दल जब जब भी बाइफरकेट हुए वो कोर्टों में गए, कोई चुनाव आयोग में गया, किसी ने सिंबल पे दावा किया, किसी ने डंडे की लड़ाई लड़ते रहे। हमने कभी नहीं, ऐसा नहीं किया आपने। ना मैंने कभी कोई फंड की बात की, ना झंडे की बात की, ना डंडे की बात की। हमने तो सब कुछ नया एकदम पब्लिक के बीच में जा करके एक नई तरीके से शुरुआत करी। बिल्कुल नए से। आपके हिसाब से JJP में ऐसा क्या है जो इसे अन्य राजनीतिक दलों से अलग करती है?
वही चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा है जिसको लेकर के हम चल रहे हैं। वही हमें बाकी राजनीतिक दलों से अलग करती है। युवाओं को राजनीति में सक्रिय करने के लिए जेजेपी किस तरह से कदम उठा रही है? युवाओं के लिए हमारी पार्टी जैसे गठन हुआ, सबसे पहले दुष्यंत ने गुड़गांव में युवा सम्मेलन रखा और उसमें ये अनाउंस किया कि हम हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को उसका हक दिलवाने का काम करेंगे, उसे 75% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने का काम करेंगे। और जब हम सरकार में आए तो हमने बाकायदा हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में उसे कानूनी रूप से अमली जामा पहनाने का काम किया जी। उसके बिल पारित करवाया, उसको लेकर के गए, उसको कानून बनवाया। कुछ लोग जो उसके विरोध में थे वो उसको लेकर के कोर्ट में चले गए। आज वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अब ये तो मौजूदा सरकार की जिम्मेवारी है, जो उस वक्त भी हमारी पार्टनर थी, कि वो उस पे कानूनी लड़ाई को लड़े और उसको जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ दिलवाने का काम करें। हमने कोई अपने लिए थोड़ा ही, हरियाणा प्रदेश के नौजवानों के लिए ये सब किया था जी। और उसका लाभ मिलेगा तो हरियाणा प्रदेश के नौजवान को मिलेगा। हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या आप किसे मानते हैं, नशा या कुछ और? समस्याएं तो अनेक है। नशा तो जहां हमारी नौजवान पीढ़ी का विनाश की ओर लेकर के जा रहा है, ये तो बहुत ही खतरनाक है। जबकि लगातार जो सरकार है वो प्रयास भी करती है और इससे मुक्ति दिलवाने की कोशिश भी करती है। हमारे यहाँ के जो अब मौजूदा एसपी है वो भी इसके बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। और ख़ास तौर पे उन्होंने जो मेडिकल नशा जो था उस पर कंट्रोल करने का काम भी किया। तो ये तो सबकी सार्वजनिक ड्यूटी है कि हम सब लोग मिलकर के ही इससे मुक्ति दिलवाने का काम कर सकते हैं। जबकि हमने तो पहले भी प्रयास किया, इसके लिए एक संस्था का गठन भी किया। गांव-गांव में हमने स्पोर्ट्स के आयोजन भी रखे। स्पोर्ट्स के लिए नौजवानों को प्रेरित करने के साथ साथ उनको स्पोर्ट्स की जो किट थी वो भी उनको मुहैया करवाई ताकि नौजवान इससे दूर रहें। 2019 का विधानसभा चुनाव में आप 10 सीटें लेकर बीजेपी के साथ आए। 2024 में आपको एक भी सीट नहीं मिली। इस चुनाव से आपको क्या सीख मिलती है? सीख तो राजनीतिक जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने देखे हैं पहले भी, और मैंने बताया ना कि इसका खामियाजा हमें लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ा किसान आंदोलन का। और उसकी भरपाई हमने अब लोगों को जाकर के सारी बातों से अवगत कराने का काम किया। और इस 1.25 साल के अरसे में जो मौजूदा सरकार है उसकी कारगुजारियों को भी प्रदेश के किसान ने नज़दीकी से देखा है। अब उन्हें समझ में आया है कि किसका दोस्त था। आज हमें वही लोग जो हाथ हिलाते थे, दूर से हमें नकारते थे, हमारे से बात करना भी पसंद नहीं करते थे, वही कहते हैं नहीं भाई आपका कसूर नहीं था। मौजूदा हालात को देखते हुए जेजेपी के लिए सबसे कठिन चुनौती किसे मानते हैं? हमारे सामने तो आज की मौजूदा सरकार ही चुनौती है। कांग्रेस की तो वैसे ही जूतियों में खीर बटती है और कांग्रेस का कोई आधार भी नहीं रहा। जहां कांग्रेस का मेन बेस था, आज वही लोग ये कहते हैं इन बाबू बेटा ने तो नाश कर दिया। तो कांग्रेस तो कहीं कोई वैसे भी जो है वही है बस। अपने राजनीतिक करियर के दौरान आपने कोई ऐसा जो कार्य किया हो जिसे अपने आप पर आपको गर्व महसूस होता हो? मैं तो राजनीतिक जीवन में अपनी राजनीति की शुरुआत, मैंने बताया ना कि चौधरी देवीलाल की उंगली पकड़ करके शुरू की थी। उनके अनेक चुनावों का संचालन भी किया। फिर राजस्थान से 2 बार मैं वहाँ पर विधायक रहा, लोकसभा का सदस्य भी रहा, राज्यसभा का भी रहा, हरियाणा प्रदेश की असेंबली का भी रहा। अनेक ऐसे कार्य किए जो जनहित के थे और जो आज भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ जहाँ थी आप वहाँ जा कर के पता लगा लें, लोग आज भी अप्रिशिएट करते हैं। हरियाणा में मजबूत विपक्ष की कमी है, तो बीजेपी का विपक्षी दल आप किसे मानते हैं? आज मौजूदा समय में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है जी। आज उन्हीं की जिम्मेवारी है कि वो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाए
जबकि पिछला सेशन आपने सभ्यम में देखा होगा कि 3 दिन वैसे ही ताले टटका करके रह गए, कोई जरूरी मुद्दों पे बात नहीं हुई। अब इस विधानसभा सेशन में ये क्या करते हैं, ये भी आ जाएगा सामने। कई बार देखने में आता है कि आप किसी गांव में जाते हो तो उन गांव में आपका विरोध होता था, अब नहीं होता, ऐसा क्यों? मैंने बताया ना कि वो विरोध का कारण किसान आंदोलन था, जो अब धीरे धीरे वो जहर जो था वो समाप्त हो गया है और अब लोगों के समझ में आ गया कि ये तो सारी कारस्तानी भारतीय जनता पार्टी की थी। वैसे 2024 के विधानसभा चुनाव में ऐसे क्यास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, लेकिन कांग्रेस सत्ता से बिल्कुल दूर हो गई। क्या इसकी मुख्य वजह कांग्रेस का आपसी कलह मानते हैं आप? आपसी कलह नहीं, सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिन्होंने स्वयं अपने ही लोगों को हरवाने का काम किया। वो नहीं चाहते थे, अदरवाइज तो हरियाणा प्रदेश का जन जन ये कहता था कि कांग्रेस 65+ सीटें जीत करके सरकार बनाएगी। हरियाणा प्रदेश का एक एक बच्चा कहता था, परंतु इन्होंने खुद बागी कैंडिडेट खड़े किए, उनको फाइनेंस किया, उनको बीजेपी से फाइनेंस करवाया। आज बीजेपी की बी टीम अगर कोई है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिन्होंने ये सारा षड्यंत्र रच करके इस बीजेपी की सरकार बनवाने का काम किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी खाल बचाने के लिए। डॉक्टर साहब, अगर जेजेपी इनेलो से अलग ना होती तो हरियाणा की राजनीति स्थिति आज कैसी होती? जिस दिन गोहाना की मीटिंग में दुष्यंत और दिग्विजय को पार्टी से निष्कासित करने का फैसला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया जी, अगर उस दिन वो एक सेंटेंस वहां बोल देते कि हाँ भाई, मैं आप लोगों की भावनाओं की कदर करूंगा, आप मुझे 46 सीट तो दो, जिसको मैं बनाऊंगा उसको बना दूंगा, तो अगर वो ये एक लाइन बोल देते तो लोग उस वक्त 50 सीटें भी देते और ना ये स्थिति होती। मतलब अब राजनीतिक स्थिति फिर कुछ और ही होती? बिल्कुल होती। चौधरी साहब, 1995 से लेकर अब तक जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, हरियाणा में जिस भी पार्टी की सरकार होती है, सिरसा में उस पार्टी का विधायक नहीं होता। उसके पीछे की मुख्य वजह आप किसे मानते हैं? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछें। हमारी तो जब सरकार थी, हमारे यहाँ पे 5 के 5 विधायक थे कि नहीं थे जी। कांग्रेस भी जब सत्ता में रही तो उसके भी विधायक थे। भारतीय जनता पार्टी के नहीं है तो इन्होंने इनेलो के साथ बाकायदा समझौता किया। और वो मैं नहीं कह रहा, वो गोपाल कांडा ने भी क्लियर किया है, स्वयं ने भी आपने सारी बात देखी है कि किस तरीके से कमज़ोर कैंडिडेट इन्होंने खड़े किए और सिरसा सीट पे चुनाव भी नहीं लड़ाया। अभी देखा राष्ट्रीय पार्टी 90 सीट की बजाय 89 लड़ रही है। बिल्कुल। और टिकट देकर कर विड्रा कर दिया। बिल्कुल, इतनी बड़ी पार्टी होते हुए भी बीजेपी ने सिरसा की सीट से अपना जो कैंडिडेट को विड्रॉ करवा दिया। बिल्कुल, ये सारा मिली भगत थी। मैंने बताया ना भी क्यों कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिलकर के चुनाव लड़ रही थी ये तो। बिल्कुल। और इनेलो भी उनकी सहयोगी थी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की कमजोर स्थिति ही बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा रही है? निश्चित तौर पे। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में आने का क्या मतलब था? कांग्रेस की कमजोर स्थिति। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा करती है कि उनकी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के जो है काम करती है। आपने तो उनके साथ रहकर सरकार चलाई है, उनकी इस बात में कितनी सच्चाई है? किस चीज में कहते हैं कि वो पर्ची और खर्ची नहीं चलती? मुझे आप एक CLU लेके दिखा दें प्रदेश में कहीं पे भी, बाकायदा हर जिले में रेट फिक्स हैं जी। कौन वसूली करता है? आज ये जो इन्होंने हर जिला मुख्यालय पे ये 5 स्टार होटल खोल रखे हैं, ऑफिस नहीं 5 स्टार होटल खोल दिए जी। ये कहाँ से आए? तो आप बताइए, आप उनके साथ थे। मैं बता रहा हूँ ना कि उन्होंने इसी तरह से डाके मारे सीधे। कांग्रेस तो लूट मचाती थी, ये तो डाके मारते हैं। जब हरियाणा में INLD की सरकार थी, आप भी INLD का हिस्सा होते थे जी। सिरसा का जितना विकास INLD ने करवाया है, उतना विकास आज तक कभी किसी पार्टी ने नहीं करवाया। हमारे को तो जब जब भी अवसर मिला हमने ये प्रयास किया और उसके अनेक उदाहरण आपके सामने हैं। एजुकेशन की दृष्टि से हो,
चाहे वो मेडिकल हेल्थ की दृष्टि से हो, चाहे वो कोई एग्रीकल्चर की दृष्टि से हो, मतलब हर तरीके से इस इलाके को विकसित करने की सोच हमारी रही और ज़्यादा से ज़्यादा इस पिछड़े हुए इलाके को लोगों को फ़ायदा मिले। अदरवाइज़ तो आप देखते हैं कि 1977 से पहले यहाँ पे नाम मात्र पूरे ज़िले में एक कॉलेज होता था, नेशनल कॉलेज। जी। वहाँ आज यूनिवर्सिटी है, विद्यापीठ है, इतने सारे टेक्निकल कॉलेजेस हैं। एजुकेशन की दृष्टि से कितना इसको बढ़ावा दिया। आज ये मेडिकल कॉलेज आपके सामने बन रहा है, ये किस वजह से बन रहा है? बीजेपी लाई थी क्या? बीजेपी कैसे लेके आई थी? बीजेपी लाती तो दूसरे जिलों में भी बनाने का काम करती। ये तो हम सरकार में शामिल थे, हमने जींद में और यहाँ दोनों जगह उन पे दबाव डाल के और दादरी में तीनों जगह मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया। मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी में से आप किसे बेहतर मुख्यमंत्री मानते हैं? मैं तो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री मानता ही नहीं। आप मानते हो उन्हें मुख्यमंत्री है वो? कभी मुख्यमंत्री को ये कहते हुए सुना है आपने कि मेरे कहने से तो चपरासी की ट्रांसफर भी नहीं होती? बिल्कुल, उन्होंने ये बयान दिया था एक बार। उन्होंने दिया था, बिल्कुल दिया था, और उनकी सहयोगी पार्टी के लोगों के सामने दिया था। बिल्कुल। तो मैं तो उनको मुख्यमंत्री मानता ही नहीं। मुख्यमंत्री तो आज भी प्रदेश में या तो खुल्लर है या खट्टर है जी। यहाँ तो सारी सरकार जो है वो खुल्लर चलाते हैं और ऊपर से आदेश खट्टर करते हैं। हाँ, चौधरी साहब, अभी डबवाली के गांव में 4 साल की बच्ची के साथ एक रामपुरा बिश्नोईयान में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो अनेक बार इस चीज को सार्वजनिक तौर पे कह चुका हूँ कि प्रदेश में पूरी तौर पे जंगल का राज है, कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। आए दिन अपहरण, बलात्कार, लूटपाट, डकैती, आगजनी, राजनी, मर्डर, फिरौती जैसे कांड रोज होते हैं और विदेशों में बैठे गुंडा किस्म के लोग टेलीफोनिकली यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों को, शराब के ठेकेदारों को, बड़े बड़े बिल्डर्स को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को टेलीफोनिकली धमकी दे करके उनसे अवैध वसूलियाँ करने का काम करती है। और सरकार से जब बात करें तो वो कहते हैं कि हमने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दी। अरे भाई, उनको तो एक गनमैन दे दिया होगा, पर आम जनता की कोई सिक्योरिटी है क्या? आम जनता की सिक्योरिटी होती तो ये बच्ची के साथ इस तरह की घटना घटती? किलोई में उन 2 नौजवान बच्चों के साथ ये घटना घटती? उन 4 बच्चियों को डुबो करके मार दिया एक लेडी ने, क्या वो इस तरह की घटना घटती? ये तो सरकार के टोटल फेल्योर है जी। और डीजीपी जो तरह तरह के नाटक करते हैं, कभी कहते हैं थार पे गुंडा है और कभी कहते हैं बुलेट पे गुंडा है, कभी कोई और बयान देते हैं, कहीं कंट्रोल है उनका? चौधरी साहब, अभी हाल ही में दिग्विजय चौटाला की जो है सिक्योरिटी वापस ली गई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमने तो ना कभी सिक्योरिटी मांगी और ना कभी सिक्योरिटी की गुहार की। जब उसको थ्रेट मिली थी तब सरकार ने एक गनमैन देने का काम किया था, उन्होंने विड्रा कर लिया। हमें तो सिक्योरिटी की जरूरत भी नहीं है जी। हमें तो कभी, आज जो सरकार के मंत्री कहते हैं कि ये तो टोर बढ़ाने के लिए गनमैन मांगते हैं जी। हमें टोर की जरूरत नहीं है। टोर की जरूरत इनको होगी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। इन्होंने विकल्प देव को जेड सिक्योरिटी दे रखी है, वो बताओ किस ग्राउंड पे दे रखी है? वो क्या है? वो क्या है हरियाणा में? जो मंत्री ये बयान देते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि वो क्या है हरियाणा में जिन लोगों को आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रखी है। चौधरी साहब, सिरसा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। चौधरी साहब, सभी जगह बीजेपी की लहर है। जो सीएम सैनी साहब हैं वो इतना बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार इतना धूमधाम से कर रहे हैं, आपको लगता है भी उनको हराना आसान रहेगा? मैं तो उनको चीफ मिनिस्टर नहीं मानता। चीफ मिनिस्टर नहीं मानते, पर आज हैं तो वो चीफ मिनिस्टर। वो होंगे, उस गद्दी पे बैठे हैं तो चीफ मिनिस्टर हैं, पर चीफ मिनिस्टर तो प्रदेश में खुल्लर हैं और उसको आदेश करने का काम खट्टर करते हैं। आदेश खट्टर जी दे रहे हैं, पर काम तो बीजेपी हरियाणा में करवा रही है, अच्छे करवा रही है। क्या करवाया? एमएसपी प्राइस पे कोई फसल बिकी? एक दाना किसान का बिका? लाखों एकड़ जमीन पे आज भी पानी खड़ा है। ये कहते थे हम किसान के आंसू पोंछेंगे, मुआवजा देंगे, उनकी फसल की भरपाई करेंगे। कोई दिया किसी को एक पंजी? प्रधानमंत्री आए थे, करोड़ों रुपए उनकी आवा भगत पे खर्च हुए कुरुक्षेत्र में, वो एक 5 पैसे दे करके गए हरियाणा प्रदेश को?
वो जहाँ पे भी जाते हैं 10-10 हज़ार करोड़ की घोषणाएं करते हैं। हरियाणा प्रदेश को 5 पैसे दिए? क्या काम किए बताओ आप? सिरसा का मुझे एक बता दो भाई, एक काम इस 1.25 साल के अरसे में सिरसा में किया हो इस सरकार ने? एक। आप तो काम की बात कहते हो, कामों की बात कहते हो, मैं एक कह रहा हूँ। ठीक है। आप एक काम तो गिनाओ मुझे 1.25 साल के अरसे में सिरसा में किया हो। सारा सिरसा शहर खुदा पड़ा है, सड़कों की दुर्दशा है, लोग धूल मिट्टी फांक रहे हैं, कोई ये काम है? लोग कहते हैं अभी बीजेपी सरकार में चाहे कच्ची नौकरियां मिल रही हैं पर लोगों को मिल रही हैं। जनरल कास्ट वाले जो है कभी नौकरियों को तरसा करते थे, अब उनको नौकरियां थोड़ी ज्यादा मिल रही हैं। किस राज्य में नहीं मिली नौकरी? मुझे ये तो उदाहरण दे के बताओ आप। हर राज्य में मिलती है नौकरी, तो हर राज्य में जितनी वैकेंसीज होती है वो भरी जाती है। किस राज्य में नहीं मिली नौकरी? आपको क्या लगता है ये जो बीजेपी ने HKRN वाला सिस्टम चलाया हुआ अच्छा है या बुरा है? अगर ये अच्छा होता तो लोग इसे लाइक करते। HKRN की आड़ में तो बेरोजगार नौजवान को झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, उसे बेरोजगारी की ओर धकेला जाने का काम कर रहा है। जब ये HKRN में बीजेपी सरकार ने नौकरियां लगाई, इलेक्शन से पहले हुड्डा जी ने एक बयान दिया कि HKRN में जो लोग लगे हुए हैं बड़े फर्जी लगे हुए हैं, जैसे ही कांग्रेस सरकार आएगी उनमें से इनको जो फर्जी लोग लगे हुए हैं इसको निकाल दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं उनकी हार का ये भी एक कारण रहा। कारण तो अनेक है, वो तो मैंने इसको स्पष्ट कर दिया कि आज मौजूदा जो सरकार है उसको बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का है। आपकी जो रैली रही बहुत भव्य रही, बहुत कामयाब रही, तो आपकी तरफ से बयान है भी विरोधियों को नींद नहीं आएगी। जो मेन विरोधी आप किसे मानते हैं? मेन विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है। तो इनेलो का आप जिक्र ही नहीं करते। इनेलो बहुत बड़ी विरोधी है। हमने कभी जिक्र वैसे ही नहीं करते। हमने तो रैली में कहीं किया नहीं, जिक्र तो नहीं किया, तो हम उनको विरोधी मानते ही नहीं। अभी कल करण चौटाला जी का बयान आ रहा था। हाँ। कि अजय सिंह चौटाला जी ने कहा है हमारे राजनीतिक रिश्ते नहीं है, सामाजिक रिश्ते हैं, तो हम उनको इनवाइट करते हैं अपने वहाँ। तो हार्ड से बास से कभी अलग हो सकता है क्या? सामाजिक संबंध तो हमारे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आपकी तरफ से भरपूर कोशिश की गई भी इनेलो और JJP एक साथ हो जाए, पर आगे से थोड़ा रिस्पॉन्स कम मिला आपको। अब ये तो मैंने जब तक चौटाला साहब थे तब तक मैं ये कहता था कि ये निर्णय करना बड़ों का काम है। मुझे तो जिस दिन वो कहेंगे मैं पैदल चल करके उनके पास जाऊंगा। आप जोर शोर से JJP बड़ी भारी बहुमत से जीत जाती है, तो मुख्यमंत्री आप बनेंगे या आप मुख्यमंत्री के पिता बनना चाहिए? ये हमारी पार्टी बैठ करके फैसला करेगी। फिर भी एक मुख्यमंत्री का पिता। मैं पहले उस स्थिति में तो हम आए। उस स्थिति में जब आएंगे तो हम राजनीतिक पार्टी हैं, राजनीतिक फैसले लेते हैं, पार्टी में बैठ करके सामूहिक निर्णय होते हैं, पार्टी में बैठ करके निर्णय करेंगे। एक अभी ना बड़ा चर्चित रहा, अभी 39 छित्र मारे गए, उसके बाद उनकी तरफ से माफी का बयान आया गया, तो क्या लगता है अभी कोई दबाव रहा या कैसे, कोई डर से? अब जिसने मारे हैं वो बता सकते हैं, जिसने खाए हैं वो बता सकते हैं। मेरे पास तो टेलीफोन आया था चित्र खाने वाले का। चित्र खाने वाले का आया था? उसी ने कहा था भी मेरे मारे। अच्छा। उसी ने मेरे को टेलीफोन करके मेरे से माफी मांगी और मेरे पास रिटर्न में भी माफीनामा है। ठीक है। जो उन्होंने भेजा है खुद ने। चित्र वाली बात सच थी झूठ थी? अब क्या मुझे नहीं पता, मैं कोई प्रत्यक्षदर्शी थोड़ा ही हूँ। ना मेरे सामने मारे गए, ना मैंने देखा, ना मैंने कभी इस तरह की बात को सुना, तो मैं कैसे कह सकता हूँ? जिसने मारे उससे पूछो, जिसने खाए उससे पूछो, ठीक है, या जो वहां पे उस वक्त मौजूद थे उनसे पूछो। चौधरी साहब, सिरसा पॉडकास्ट के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के नौजवानों से यही गुजारिश करूंगा कि समय है बदलाव का, और बदलाव जो है वो नौजवान पीढ़ी के लोग लेकर के आते हैं। जब जब भी कोई बदलाव आया है, नौजवान ही बदलाव लेकर के आया है। चाहे इमरजेंसी के बाद का समय था, चाहे आप हमारे साथ लगते देशों में देख लें, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, सब जगह नौजवान ने जहां अंगड़ाई ली वहां बदलाव हुआ है। और ये निश्चित तौर पे बदलाव हमारे यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि आज मौजूदा
देश की सरकार से और प्रदेश की सरकार से नौजवान है वो हर दृष्टि से पीड़ित है। भविष्य में कामना करते हैं जेजेपी की सरकार आए और हमें आपके साथ ऐसे ही पॉडकास्ट करने का मौका मिलता रहे। डॉक्टर साहब, सिरसा पॉडकास्ट को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।